गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजा राम मोहन राय। इससे पूर्व अपन ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों को पढ़ा, जिसमें मनु, शुक्र और कौटिल्य। आज अपन शुरुआत आधुनिक चिंतन से करेंगे और सर्वप्रथम राजा राममोहन रॉय पर अपन चर्चा करेंगे। राय के विचारों का उल्लेख करने से पूर्व, उनके विचारों को देखने से पूर्व हम कुछ उदारवादी विचारकों की चर्चा करेंगे और उदारवादी विचारधारा किससे प्रेरित थी, क्या चाहती थी और उनका चिंतन क्या था, वह किस पर अधिक बल देते थे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, इनको हम लिबरल थिंकर्स कहते हैं, उदारवादी विचारक कहते हैं। आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के जो सदस्य थे, जिनमें अपन ने चारों का उल्लेख किया, मुख्यतः ब्रिटिश उदारवाद की मान्यताओं से प्रेरित थे। जो अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था, उनकी मान्यताओं से प्रेरित थे, उनकी चीज़ों को अच्छा मानते थे। इसके अंतर्गत ऐसी समाज व्यवस्था की मांग की जाती थी जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के विकास का अधिक से अधिक अवसर मिल सके। कि व्यक्ति को क्या मांग की जाती थी, अंग्रेज सरकार के समक्ष क्या मांग रखते थे कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी योग्यताओं के आधार पर अपना विकास कर सके, उसको विकास के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। ऐसी व्यवस्था की वो मांग करते हैं और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में उन्हें विश्वास है। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि किसी समाज में व्यक्ति को आत्मनिर्णय के लिए जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वह समाज उतनी ही प्रगति कर पाएगा, उतनी ही उन्नति कर पाएगा। व्यक्ति को यदि आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता होगी, अपने डिसीजन लेने की पूरी स्वतंत्रता होगी, उसको अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने के अवसर मिलेंगे, वह समाज उतना ही विकास करेगा, वह समाज उतना ही उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। आधुनिक भारत के उदारवादी विचारकों ने इस मान्यता को अपनाकर भारतीय परंपरा एवं समाज व्यवस्था की आलोचना शुरू कर दी। उनका विचार था कि भारतीय परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति और समाज का परस्पर संबंध तर्क संगत मान्यताओं पर आधारित नहीं था। ये जो उदारवादी विचारकों के नामों का अपन उल्लेख किया, वह इस परंपरा और इस सामाजिक व्यवस्था को सही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो भारतीय परंपरा है उसमें व्यक्ति और समाज का परस्पर संबंध तर्क संगत मान्यताओं पर आधारित नहीं है। इससे समाज को प्रधान मानते हुए व्यक्ति की स्थिति गौण हो गई थी। इम्पोर्टेंट क्या हो गया? सोसाइटी, समाज, और व्यक्ति एकदम शून्य, जीरो है। यही भारत की अधोगति का मूल कारण था। कि जो भारत का पतन हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? कि व्यक्ति की स्थिति गौण है और सब कुछ कौन है? समाज है। समाज में व्यक्ति की स्थिति के प्रति इस उदासीनता ने ही प्राचीन भारत की महान सभ्यता को पतन के गर्त में धकेल दिया था। कि यही कारण है कि व्यक्ति की स्थिति गौण है,
व्यक्ति के प्रति उदासीनता है, इसलिए जो प्राचीन महान संस्कृति सभ्यता थी वो पीछे चली गई है। उदारवादियों का विश्वास था कि जब तक तर्क बुद्धि के आधार पर भारत के सामाजिक जीवन का पुनः निर्माण नहीं किया जाता। क्या कह रहे हैं ये कि तर्क बुद्धि के आधार पर भारत के सामाजिक जीवन का जो समाज की व्यवस्था है उसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, तब तक भारत ना तो केवल स्वतंत्र अनुभव कर सकता है और ना ही एक महान देश बन सकता है। किस चीज़ पर जोर दिया? तर्क बुद्धि पर, क्योंकि इसी तर्क बुद्धि के आधार पर सामाजिक जीवन का पुनः निर्माण किया जा सकता है। इन विचारकों के दृष्टिकोण के अनुसार भारत की सदियों पुरानी गुलामी के बीज उनकी समाज व्यवस्था में निहित थे। हम क्यों गुलाम हुए? इसलिए गुलाम हुए क्योंकि यहाँ पर तर्क बुद्धि का अभाव है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की स्थिति गौण है। उसे अपनी इस स्वाभाविक दास्ता से मुक्त कराने के लिए यूरोप के धर्म सुधार जैसे महान परिवर्तन की जरूरत है। धर्म सुधार आंदोलन हुए, ऐसे आंदोलन की जरूरत यहाँ भी है। अतः इन उदारवादियों ने संपूर्ण सामाजिक संगठन को एक ऐसे नए रूप में लाने की वकालत की जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो। अधिकांश उदारवादियों ने भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन को भारतीय पुनर्निर्माण के एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अंग्रेजों को आधुनिकता का प्रतीक मानते हुए भारत में अंग्रेजी राज्य को आधुनिकीकरण के साधन के रूप में स्वीकार किया, उसको सराहा। यानी ब्रिटिश सरकार हमारे लिए वरदान है। भारतीय समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों, निर्धनता और अज्ञान से मुक्ति कराने के उद्देश्य से उन्होंने ब्रिटिश शासन से सहायता मांगने की नीति को बढ़ावा दिया कि यदि हमें हमारे समाज से अंधविश्वास मिटाना है, यदि हमारे समाज से हमें कुरीतियाँ ख़त्म करनी है, गरीबी को दूर करना है, अज्ञानता को दूर करना है, तो हमें अंग्रेजी शासन को बढ़ावा देना है, उनकी नीतियों को अपनाना है, उनकी मान्यताओं को स्वीकार करना है। उन्हें आशा थी कि वे अंग्रेजों के मन में न्याय भावना को जगाकर भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। ब्रिटिश शासन में उन्हें गहरी आस्था थी उदारवादियों को, और उनका पूरा विश्वास था कि हम उनके मन में भारतीयों के प्रति न्याय भावना को जागृत करेंगे, जिससे कि हमारे सामाजिक पुनर्निर्माण का लक्ष्य हम पूरा कर सकते हैं। भारतीय उदारवादियों को सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का अनोखा स्वप्न हम देख रहे हैं। कि सबसे बड़ी जो विडंबना उनको दिखाई दी कि हम ब्रिटिश शासन के माध्यम से राष्ट्रीय जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है उसको हम प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं। ये तो गलत है। हम इसी के अंतर्गत हमारी सामाजिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करेंगे, ऐसा उनका विश्वास था, ऐसी उनकी मान्यता थी। आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में राजा राममोहन राय प्रसिद्ध है। यानी राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। किसका? भारतीय पुनर्जागरण। कि भारतीय समाज में जो अंधविश्वास फैला था, जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो निर्धनता फैली हुई थी, जो अज्ञानता फैली हुई थी, उनको दूर करने का बीड़ा सबसे पहले एक समाज सुधारक के रूप में, एक राजनीतिक विचारक के रूप में राजा राममोहन राय का नाम लिया जा सकता है और उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक भारत का सूत्रधार कहते हैं उन्हें। वे आधुनिकता के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने मानवीय कार्यकलाप
से तर्क, बुद्धि या विवेक की प्रधानता पर बल दिया कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तर्क बुद्धि। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? विवेक। उन्होंने मध्ययुगीन अंधविश्वासों और उनसे जुड़ी हुई कुरीतियों पर प्रहार करके भारत को आधुनिक बनाने की राह दिखाई कि जो अंधविश्वास फैले हुए थे उनको दूर करने का प्रयास किया और एक आधुनिक बनने की राह दिखाई। राय की कृतियों में मुख्यतः भारतीय दर्शन को तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत की गई। जो राजा राममोहन राय की जो कृतियां हैं, भारतीय दर्शन को तर्क संगत, हट लॉजिकली व्याख्या प्रस्तुत करने की बात की गई और भारतीय समाज की समस्याओं पर उन्होंने गहन चिंतन किया, विचार किया। इनके अलावा उन्होंने जो याचिकाएं, पत्र लिखे, वे उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों के स्रोत सामग्री है कि इन्होंने जो याचिकाएं लिखी, जो पत्र लिखे, जो लेख लिखे, उन सभी में उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों के सोर्स हमको देखने को मिलते हैं। राजा राममोहन राय जिस युग में पैदा हुए, उस युग का भारतीय समाज तर्क शून्य, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से जकड़ा था। चारों तरफ अंधविश्वास, रूढ़ियाँ दिखाई दे रही थी और जो पुरोहित लोग थे वो बहुत अधिक भ्रष्ट थे, चालाक थे और धूर्त थे। लोगों की जड़ता का फ़ायदा उठाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करते थे। क्यों? क्योंकि लोग अज्ञान थे, क्योंकि लोग अंधविश्वासी थे, क्योंकि लोग निर्धन थे, इसलिए उनके पास कोई और चारा नहीं था। राजा राममोहन राय ने लोकहित के प्रति जन चेतना जगाकर इन स्वार्थी तत्वों पर प्रबल प्रहार किया। जन चेतना को, जनता को जगाने का प्रयास किया जनहित के प्रति, और जो ये स्वार्थी लोग थे, जो भ्रष्ट लोग थे, जो धूर्त लोग थे, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई और ज़बरदस्त प्रहार किया। राजा राममोहन राय के मन में जो दार्शनिक विचारों के प्रति गहरा अनुराग था, लेकिन साथ साथ पश्चिमी संस्कृति के प्रगतिशील तत्वों ने भी उन्हें बहुत अधिक आकर्षित किया। उन्होंने प्राचीन और पाश्चात्य चिंतन का ऐसा मिला जुला रूप विकसित करने का बीड़ा उठाया जो भारत के पुनरुत्थान का संदेशवाहक बना। यानी दोनों चीज़ों को मिलाने का प्रयास किया, प्राचीन भी और जो पाश्चात्य चिंतन, अंग्रेज़ों का चिंतन था। हमारे यहाँ की जो पुरानी चीज़ें थी और जो पाश्चात्य चिंतन था, उनको मिलाकर एक नया रूप प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया, जो भारत के पुनरुत्थान के रूप में देखा जा सकता है। हिंदू धर्म की तर्क संगत व्याख्या के लिए उन्होंने भारतीय दर्शन के अलावा विश्व के प्रमुख धर्मों के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका विश्लेषण किया कि जितने भी विश्व के और दर्शन थे, उर्दू, हिंदी, बंगला, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, इन सभी का उन्होंने अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया और वे बहुत अधिक भाषाएं भी जानते थे। इन सब भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों को मान्यता देते हुए उन्होंने यह विचार रखा कि मानवीय तर्क बुद्धि ही किसी सिद्धांत की सच्चाई को परखने की अंतिम कसौटी है। क्या कहा कि जो मानवीय तर्क है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो सभी सिद्धांतों की सच्चाई को परखने की अंतिम कसौटी है। चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे कोई सी भी जाति हो, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मानवीय तर्क। तर्क संगत बात करना बुद्धि और विवेक के साथ, वो किसी भी सिद्धांत की सच्चाई को परखने की अंतिम कसौटी है, चाहे वह प्राचीन हो चाहे पाश्चात्य हो। यदि कोई मान्यता तर्क विरुद्ध हो तो
उसका त्याग करने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ना तो हमें भारत की अतीत परंपरा को आँख मीच कर स्वीकार करना है और न ही पश्चिम का अंधानुकरण करना है। हमें अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने तर्कों को ध्यान में रखते हुए, काम में लेते हुए, उनका सहारा लेते हुए सब चीज़ों को जांच कर सबसे उपयुक्त रास्ता अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने प्राचीन और पाश्चात्य चिंतन का एक विकसित रूप, मिला जुला एक विकसित रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। धन्यवाद।